तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सोलोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। सोलोलाइसिस रिएक्शंस कौन सी होती है? SN1 रिएक्शन। उनमें क्या यूज होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा यूज होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है कि आप एल्काइल हैलाइड को जब इसमें डालते हो तो पोलैरिटी डेवलप होती है, और RX बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप होगी तो उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और उसमें रीअरेंजमेंट करवा कर आप क्या जोड़ते हो? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है? रेट ऑफ रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड दी हुई है, इसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन देखते हो तो इसमें हेलोजन निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये इसका क्या होता है? RDS स्टेप। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर रेजोनेंस आ रहा है इसमें 1 रिंग का, और यहाँ पर भी रेजोनेंस है कितनी रिंग का? 2 रिंग के साथ रेजोनेंस में, और ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। जब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 2 रिंग के साथ ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? 1 रिंग के साथ रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और यहाँ पर 3 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होगा? आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर अल्फा एच देखोगे तो 3 2 5 और 2 7 अल्फा एच, जबकि यहाँ पर कितने अल्फा एच है? 3 और 1 4 अल्फा एच है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें देखो कि थर्ड वाला है उसमें 2 रिंग का रेजोनेंस है, जो सेकंड वाला है उसमें 1 रिंग का रेजोनेंस है, और फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें आंसर देख सकते हो आप, CBAD थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ इट्स। तो आपको पता है जो प्रोटीन होगी वो किससे मिलकर बनी होती है? एमिनो एसिड से। अगर एमिनो एसिड लीनियरली अरेंज है तो कौन सी प्रोटीन होती है? प्राइमरी प्रोटीन। और जो सेकेंडरी प्रोटीन होती है उसमें आप पढ़ते हो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट। इनमें क्या होती है? जो हेलिक्स होगी और बीटा प्लीटेड सीट होगी उनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। और ये किसका? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये कहां से आया? एमिनो एसिड प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और जो सेकेंडरी प्रोटीन है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपी से डिस्कस करेंगे, फिजिकल का क्वेश्चन। तो देखो बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्यू हाफ सेल आर मेंशन्ड बिलो। आपको कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, जिंक का दे रखा है, सिल्वर का दे रखा है, और मैग्नीशियम का दे रखा है। और उसके बेस पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। तो पहले तो आप ये देखिए बेटा कि जो डेल्टा जी नोट है वो होता है -NF-E0 सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेल के लिए ई नोट सेल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी उसके डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको 4 सेल्स दे रखे हैं। पहले सेल में दे रखा है जिंक एनोड है और सिल्वर कैथोड है। तो मैं अगर पहले सेल के लिए ई नोट सेल कैलकुलेट करता हूं तो आपको फॉर्मूला शायद पता ही है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आप देखें कि इसमें कैथोड जो आपके पास है वो सिल्वर का कैथोड है। सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है बेटा 0.80 वोल्ट। और एनोड जो जिंक है, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.76 वोल्ट। ये वैल्यू आती है 1.56 वोल्ट। तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी नोट है, यानी पहले ऑप्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखें कि इसमें जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, क्योंकि जिंक आयन में बदलेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। फैराडे कांस्टेंट को मैं F ही लिख देता हूं, और ये 1.56। तो इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी बेटा, इतने डेल्टा जी की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में आप देखो कि यहाँ पे सिल्वर आपको एनोड दे रखा है और मैग्नीशियम आपको यहाँ पे कैथोड दिया है। तो इसके लिए जो ई नोड सेल की वैल्यू आएगी वो आपको पता है कि माइनस सिल्वर, यानी क्योंकि मैग्नीशियम यहां पे आपको कैथोड दिया है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल,
तो ये वैल्यू बेटा आपके पास आती है 3.17 वोल्ट, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू आती है इस रिएक्शन के लिए। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू 2 इंटू एफ इंटू -3.17, तो ये वैल्यू तो बेटा आपको पता है पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस ऑप्शन को तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन से सेल के लिए डेल्टा जी नोट सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो इसके लिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसके लिए पॉजिटिव आ रही है। अगर हम तीसरे के लिए देखें तो यहाँ पे फिर सिल्वर कैथोड है और कॉपर एनोड है। तो मैं यहीं पे थोड़ा इसको सोल्व कर देता हूं। आप यहाँ पे देखिए कि जो सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। तो ये वैल्यू आती है 0.46 वोल्ट। अब ये वैल्यू अगर ई नोट सेल की यहां पुट करोगे तो इस थर्ड ऑप्शन के लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू -2 इंटू एफ इंटू 0.46 इतने जूल। आप देखिए है तो ये भी नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू कम है। ये वैल्यू आप देख सकते हो कि ज्यादा आ रही है, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये आपको पता है कि लेस नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर आप चौथे को देखेंगे तो यहां पे भी मैग्नीशियम को, क्योंकि इसने कैथोड दे दिया है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी -2.37 और जिंक यहाँ पे माइनस में 0.76। तो ये वैल्यू भी आप देख सकते हो बेटा कि नेगेटिव आएगी और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन को अगर ठीक से एनालाइज करें तो पहले ऑप्शन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है और ज्यादा नेगेटिव है। दो ऑप्शन देखें तो सेकंड और फोर्थ के लिए ई नोट सेल नेगेटिव आ रहा है और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो आंसर इसका बेटा फर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। पीएच ऑफ वाटर इज 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। आगे ये कह रहा है कि इफ वाटर इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द पीएच, इट्स पीएच में क्या चेंज आएगा बेटा। तो आपको पता है जो वाटर की आयनाइजेशन होती है बेटा वो एंडोथर्मिक होती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर की आयनाइजेशन बढ़ेगी और आयनाइजेशन बढ़ेगी तो वाटर का जो KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो बढ़ेगा। मतलब वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर की पीएच डिक्रीज हो जाएगी बेटा। अब देखिए ये कह रहा है कि वाटर की पीएच 7 है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर की पीएच लेस देन 7 हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। रीजन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वाटर की जो आयनाइजेशन है वो एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम आपको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते हैं और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है जिसे आप KW कहते हैं बेटा वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगा तो वाटर में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर की पीएच डिक्रीज होगी। लेकिन याद रखें वाटर रहेगा न्यूट्रली। तो अगर ऑप्शंस देखें तो पहला दिया है इट्स पीएच डिक्रीजेज, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। ये गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। पीएच आपको पता है इंक्रीज नहीं होगी, रिमेन सेम, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब सही ऑप्शन है pH ऑफ वाटर विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मैडम। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट अबाउट एक्सरेज। और पहला स्टेटमेंट है ए प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड वर्सेज एटॉमिक मास इज ए स्ट्रेट लाइन। तो बेटा आपने पीरियोडिक टेबल वाले लेसन में एक स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जिसे आप कहते हैं मोजलेज इक्वेशन या मोजलेज रिलेशन। इस साइंटिस्ट ने एलिमेंट के ऊपर एक्स यानी कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट की और कैथोड रेज से एक्स रेज प्रोड्यूस हुई और जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट अगर इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर आता है। तो ये तो पहले स्टेटमेंट में तो कह रहा है कि प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास इज स्ट्रेट लाइन, तो ये गलत बात है बेटा।
यानी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट रिलेटेड विद एटॉमिक मास, एक्चुअली इट इज रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है, ना कि फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर। तो एक्चुअल में ये ग्राफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेज एटॉमिक नंबर लेते हैं तो इस टाइप का ग्राफ आता है अलग अलग एलिमेंट के लिए। इसका मतलब मैं कहूंगा कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आप देख सकते हो कि दोनों स्टेटमेंट, पहला ही आ गया आंसर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आसान सा था और आप लोगों का सबका ही सही हुआ होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आपको दिया है एक सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन, सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन दे रखी है और आपको कहा है कि भी एक ही रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएं तो लेड नाइट्रेट बनता है, उसकी फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो बी बनता है, और बी को अगर अमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करके फाइनली पोटेशियम क्रोमेट के साथ ट्रीट करें तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो मुझे लगता है कि आपने लेड आयन की डिटेक्शन पढ़ी होगी, सॉल्ट एनालिसिस में लेड आयन की डिटेक्शन। तो एक चीज यहां पे मैं बताऊं कि ये जो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है बेटा, ये लेड क्रोमेट का प्रेसिपिटेट होता है। लेड क्रोमेट येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो सी तो आपको पता लग रहा है कि लेड क्रोमेट होगा। अब लेड क्रोमेट आप देखें कि आपको 3 ऑप्शन में इसने दे रखा है, तो इससे तो आपका आंसर नहीं बनेगा। तो हम फर्दर देखते हैं कि ए क्या हो सकता है। ए अगर बेटा लेड सल्फाइड लिया जाए तो उसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो लेड नाइट्रेट और H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवोल हो जाएगी और लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी लेड सल्फेट जो सल्फाइड है वो नाइट्रिक एसिड में डिजोल हो जाएगा। इसका मतलब ए आपका पीबीएस हो सकता है। एक बार चेक करते हैं, ये लेड नाइट्रेट दे ही रखा है। अगर आप इस लेड नाइट्रेट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो ये लेड सल्फेट बनेगा, PbSO4 बन जाएगा और HNO3, क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड लेस वोलेटाइल है और नाइट्रिक एसिड ज्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ पे PbS बन जाएगा। इसका मतलब बी आपका PbSO4 आगे बढ़ा, बी जो है वो लेड सल्फेट बन जाएगा। अब अगर आप देखें कि इस लेड सल्फेट को अगर आप अमोनियम एसीटेट के साथ ट्रीट करें तो यहां पे लेड एसीटेट बनेगा और साथ में बन जाएगा बेटा आपका अमोनियम सल्फेट, और ये लेड एसीटेट वाटर में सोल्यूबल है, डिजोल हो जाएगा एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। और अगर आप इसमें पोटेशियम क्रोमेट डालते हो तो यहां पे लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा और साथ में मैं कहूंगा पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, और ये लेड क्रोमेट येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट है। तो ऑप्शन देखें तो यहां पे ए पीबीएस, बी लेड सल्फेट PbSO4, और जो सी है आपका बेटा ये लेड क्रोमेट है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, इसमें पहला ही आंसर बन जाता है PbS, PbSO4 एंड लेड क्रोमेट। इसमें एक चीज और देखें कि ये PbCl2 क्यों नहीं हो सकता। तो PbCl2 में अगर आप इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये PbCl2 नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होता है बेटा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड उतना ज्यादा लेस वोलेटाइल नहीं है जितना सल्फ्यूरिक एसिड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसने लिया है और पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि फॉर ए गिवन सेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज गिवन बाई n स्क्वायर। तो मैं कहूंगा बेटा ये सही बात है। जैसे अगर मान लो आप पहला ऑर्बिट लेते हो, पहला सेल लेते हो, तो पहले सेल के लिए आपको पता है L की वैल्यू 0 आती है और M की वैल्यू भी 0, यानी पहले सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम होता है वनस ऑर्बिटल। अगर आप सेकंड सेल लेते हो तो उसके लिए L की वैल्यू 0 एंड 1 आती है और M की वैल्यू 0 भी आएगी और M की वैल्यू बेटा -1, 0 एंड 1 आएंगी। अगर L 0 M 0 है तो इसको आप 2s ऑर्बिटल कहेंगे,
और अगर L1 और M की ये 3 वैल्यू है तो आपको पता है ये 2px 2py और 2pz, इसका मतलब सेकंड सेल में टोटल ऑर्बिटल 4 हो जाएंगे। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे में कह रहा है कि फॉर एनी सब सेल द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इज गिवन बाई -L2 + L वैल्यू इंक्लूडिंग 0। ये बात भी सही है बेटा, क्योंकि अगर L की वैल्यू 1 हो तो आपको पता है M की वैल्यू -1 0 एंड 1 आती है, और अगर L की वैल्यू बेटा 2 हो तो M की वैल्यू -2 से लेकर के 0 के थ्रू 2 तक आती है। इसका मतलब ये निकलता है कि किसी भी सबसेल में उस सबसेल के L की जो वैल्यू होगी M की वैल्यू -L से लेके 0 के थ्रू +L तक होती है बेटा। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है, और इसको इसने कहा कि फोर्थ में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो ये भी आसान क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आपको पता है कि पहले सेल में एक ही सबसेल होता है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। सेकंड सेल में सबसेल 2 होते हैं लेकिन ऑर्बिटल 4 होते हैं। थर्ड सेल में 3 सबसेल और 9 ऑर्बिटल होते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको कुछ एलॉयज और उनकी कंपोजिशन से उनको रिलेट करना है बेटा। तो पहले में देखो, आप ऑप्शन देखो, ब्रॉन्ज दे रखा है। ब्रॉन्ज के अंदर बेटा कॉपर एंड टिन होता है। आप कहेंगे यहाँ पे 90% कॉपर और 10% टिन होता है। ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक होते हैं, कॉपर 80% और जिंक कोई 20%। ये जो यूके सिल्वर है, यूके सिल्वर कॉइन, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो आपके होंगे कॉपर एंड निकल। क्योंकि आप बाकी देखो जो स्टेनलेस स्टील दे रखा है, स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन, क्रोमियम, निकल और थोड़ी बहुत अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में कार्बन भी होता है। तो अगर आप इसको मैच करें तो ब्रॉन्ज के अंदर आपको पता है कॉपर एंड टिन है, तो ए फोर्थ के साथ मैच हो रहा है। ए फोर्थ के साथ 2 ऑप्शन में है, थर्ड एंड फोर्थ। आप बी को भी देख लें। ब्रास के अंदर आपको पता है कॉपर एंड नहीं, ठीक है, ब्रास के अंदर कॉपर एंड जिंक है, तो बी के साथ थर्ड। तो ऑप्शन यही से ही पता लग रहा है बेटा कि फोर्थ ऑप्शन सही है। ए का फोर्थ, बी का थर्ड। सी देखें तो यूके जो सिल्वर कॉइन है उनके अंदर कॉपर एंड निकल होगा, और लास्ट जो स्टेनलेस स्टील है, डी ऑप्शन सेकंड के साथ मैच होता है, जिसमें आयरन, क्रोमियम, निकल के अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन है। तो आसान क्वेश्चन था, और आपके एनसीईआरटी बुक में इन एलॉयज की कंपोजिशन गिवन है। अगला दिया आपको, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच द फॉलोइंग, इन विच द सेंट्रल मेटल आयन हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा यहां पे जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, आपको पहले उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये कहूंगा कि पहले कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये +6 आता है बेटा। और आयरन अगर अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद D0 ही होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा आप देखिए यहाँ पे सेकंड मैग्नीज वाले कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर, तो X + 6 × -1 = -3। फाइनल आयन पे चार्ज -1 है और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -3 है, तो मैग्नीज अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मैग्नीज +3 का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद बेटा 3D4 होगा, क्योंकि मैग्नीज एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन के बाद 3D5 4s2 होता है। तो आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 s में से और एक d में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो d सबसेल में इलेक्ट्रॉन 4 रह गए। इसका D4 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ऑप्शन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगला भी चेक करना पड़ेगा। अगले कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करो, तो X + 6 × -1 = -3। यहां पे भी बेटा X = +3 आता है, तो मैं कहूंगा कि फेरिक आयन का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद क्योंकि 3D5 होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा बेटा। अगले में आप देखिए क्रोमियम का, मैं यहां नीचे सॉल्व कर रहा हूं, 2 क्रोमियम एटम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैं X लेता हूं। ये आपको दे रखा है बेटा एसीटेट आयन,
और 4 एसीटेट आयन दे रखे हैं, ये CH3CO नेगेटिव 4 दे रखे हैं। थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा बेटा। एसीटेट आयन पे जो चार्ज है वो -1 है, CH3COO नेगेटिव आयन है ये, तो -1। और वाटर पे आपको पता है कोई ओवरऑल चार्ज है नहीं, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज 0 दे रखा है इसने, तो 2x इक्वल टू बड़ा +4 और x यहाँ पे +2 आ रहा है। मतलब क्रोमियम यहाँ पे अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्रोमियम +2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो वो भी 3d4 होता है। तो आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन भी बन गया बेटा। लास्ट आपको एक कॉम्प्लेक्स और दे रखा है निकल का, तो मैं यहीं पे बता देता हूं कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, x + 6 × -1 = -2, तो x बड़ा यहाँ पे +4 आता है। और निकल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बाद 3d6 आएगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, निकल एटम में 3d8 4s2 होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s में से 2 और 3d में से 2, तो ये 3d6 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो यहां 2 कॉम्प्लेक्सेज हैं बी एंड डी वाले, बी एंड डी ये दे रखा है सेकेंड ऑप्शन। बी एंड डी में सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है। तो आसान क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन पता लगाना था आपको। अगला क्वेश्चन फिर आपको बड़ा 14th ग्रुप एलिमेंट के बारे में दे रखा है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से लिया है। आपको कहा है कि गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विद लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इस पे अच्छे से फोकस करें बेटा। आपको इन 4 एलिमेंट में से बताना है कि किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट है। तो देखो बेटा जो दे रखे हैं आपको, ये 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर दे रखा है, अगर उसके नीचे सिलिकॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम का यहाँ पे दे नहीं रखा, जर्मेनियम आपको पता है 32 होता है, ये तो दिया ही नहीं है। उसके नीचे टिन का एटॉमिक नंबर थोड़ा गलत लिख दिया बेटा, टिन का एटॉमिक नंबर 50 है, और उसके नीचे आपको लेड दे रखा है, लेड का एटॉमिक नंबर 82। अब इन 4 एलिमेंट में से आपको बताना है कि किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट है। तो मैं कहूंगा बेटा इसमें लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट टिन का होता है। याद रखें कार्बन फैमिली में कार्बन से जब आप टिन तक जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, लेकिन लेड का मेल्टिंग पॉइंट बड़ा टिन से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इन 4 एलिमेंट में कार्बन, सिलिकॉन, टिन और लेड में से टिन हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 50 हो जाएगा। 50 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट है। तो नेक्स्ट ये बेटा आपके इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और आपको कहा है कि गैस X2Y डिसोसिएट होकर के X2 एंड हाफ Y2 गैस में बदल रही है, और आपसे पूछा है कि द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X ऑफ दिस गैस विद इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको इसने Kp लिया है। एज्यूम X टू बी वेरी वेरी स्मॉल, यानी X को हमें मान के चलना है कि X की वैल्यू बहुत कम है। तो देखो ये जो H2Y गैस है आपको दे ही रखा है कि भी X2 गैस में और हाफ मोल ऑफ Y2 गैस में डिसोसिएट हो रही है। तो मैं मान के चलता हूं कि 0 टाइम पे बिल्कुल स्टार्टिंग में मान लो हमने गैस का 1 मोल लिया है, तो ये दोनों गैसें 0-0 होंगी क्योंकि अभी डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा इस 1 में से कोई x मोल डिसोसिएट हो जाएंगे। एक में से जितने मोल डिसोसिएट होते हैं उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं बेटा। इस 1 में से x मोल डिसोसिएट हो जाएंगे तो इस गैस के मोल इक्विलिब्रियम पे बचेंगे 1 - x। अब अगर ये x मोल डिसोसिएट होंगे तो ये गैस x मोल बनेगी और ये x/2 मोल बनेगी। ये अच्छे से देखना बेटा कि H2Y के 1 मोल से H2 तो 1 मोल बन रही है और Y2 क्योंकि हाफ मोल बन रही है, तो X2 अगर X बनेगी तो Y2 के मोल x/2 बनेंगे। अब आप देखिए कि टोटल जो मोल होंगे वेसल में एट इक्विलिब्रियम
वो होंगे बेटा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 2, यानी आप कह सकते हो 1 प्लस एक्स बाय 2। अब मान लेते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो टोटल जो प्रेशर है वो पी है बेटा वेसल में। मैं अगले पेज पे इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं, या चलो कुछ पार्ट यहीं पे ले लेते हैं हम। आप देखिए कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X2Y ले तो इस गैस की मोल फ्रैक्शन होगी बेटा गैस के मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन वेसल, और इनटू जो मैं प्रेशर ले रहा हूं, जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है वो P है। अगर मैं यहां पे गैस X2 का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करूं बेटा तो वो आएगा X प्लस यानी X डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 2 और इनटू टोटल प्रेशर P। और अगर गैस आप Y2 लेते हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर आएगा x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू P। अब ये तीनों वैल्यू बेटा इस रिएक्शन के Kp के एक्सप्रेशन में आपने पुट करनी है। तो मैं Kp का एक्सप्रेशन भी यहीं पे लिख रहा हूं, एक साइड में देखो आप। इसमें आपको पता है आप ऊपर लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ x का स्क्वायर x2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ y की पावर हाफ डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस X2Y। ये तीनों वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो देखो Kp इक्वल टू बड़ा, तो मैंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2 की पावर हाफ डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ X2Y गैस। तो इसका पार्शियल प्रेशर आया था बेटा x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू P। इसका जो पार्शियल प्रेशर आया था वो आया था x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू P, और इसकी पावर भी आपको पता है हाफ है, के रूट है, और नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बाई 2 इंटू P। इसको अगर सोल्व करें तो एक P से ये P कैंसल, 1 प्लस एक्स बाई 2 1 प्लस एक्स बाई 2 से कैंसल। अब रह क्या गया देखो x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आप देख सकते हो ऊपर आएगी बेटा x2 की पावर हाफ, p की पावर हाफ, नीचे 2 की पावर हाफ। और एक चीज और सुनो यहां पे, क्योंकि इसने खुद कहा है कि x बहुत कम है तो मैं इस 1 माइनस एक्स में से x नेग्लेक्ट कर देता हूं, और ये x बाई 2 भी 1 के कंपैरिजन में मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, ये कह के क्योंकि x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो 1 माइनस एक्स को भी 1 लिखेंगे और 1 प्लस एक्स बाई 2 को भी आप 1 लिखेंगे। तो आप देखिए इसको क्या रह गया अब आपके पास, तो ओवरऑल देखिए तो Kp इक्वल टू x की पावर 3 बाई 2 x और x की पावर हाफ, p की पावर बेटा 1 बाई 2 और नीचे 2 की पावर भी हाफ है, 2 की पावर हाफ है बेटा ये। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इधर सोल्व कर देता हूं मैं, तो ये आ रहा आपका बेटा √2 KP इक्वल टू आ रहा है x की पावर 3 बाई 2, और चलो मैं ये p की पावर भी हाफ, यहां पे p का स्क्वायर रूट, अगर मैं दोनों तरफ बेटा स्क्वेयरिंग कर देता हूं तो ये आ गया 2 KP का स्क्वायर, नीचे p इक्वल टू आ गया बेटा x की पावर 3, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने के बाद। और अब अगर आप यहां से x निकालते हो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप देखें क्यूब रूट ऑफ 2 KP का स्क्वायर डिवाइड बाई P। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो अगर आप ऑप्शन देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 KP स्क्वायर बाई P, तो कौन सा आंसर बनता है देखो आप, ये पहला ऑप्शन ही बन रहा है। देखो x इक्वल टू आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 KP स्क्वायर बाई P। एक बार फिर से आप देख सकते हो आंसर लास्ट में x इक्वल टू आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 KP स्क्वायर बाई P। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन बन जाएगा x की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 2 KP स्क्वायर बाई P। तो ये बेटा आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था।
नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन, कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट 1 and 2, जिसमें x1 and y1 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड एंड वेपर फेज। यानी x1 बड़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन लिक्विड स्टेट है और y1 मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन वेपर फेज है रिस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है कि स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर प्लॉट ऑफ 1/x1 वर्सेस 1/1 यानी 1/y1 क्या आएगा। तो इसको हम थोड़ा अगले पेज पे रिलेशन एक डिराइव करते हैं बेटा। तो आपको इसने ये कहा है कि आपके पास बेटा एक लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, और इसमें एक चीज देखिए कि इसमें एक ही मोल फ्रैक्शन x1 है, दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कोई x2 है। अगर मैं पहले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट P01 लेता हूं और दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट P02 लेता हूं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट विल बी P01 इंटू x1। ये राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है। P2 आपको पता है बेटा ये P02 इंटू x2 आएगा, और टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जिसको PS या PT आप लिखेंगे तो P1 इंटू x1 प्लस में आएगा बेटा P02 इंटू x2। आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हो P01 इंटू x1 प्लस में P02 इंटू 1 माइनस x1, क्योंकि x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। तो आप यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सोल्व करता हूं तो P0 x1 प्लस में P02 माइनस में P02 इंटू x1, अगर मैं x1 कॉमन लेता हूं तो बेटा ये P01 माइनस में P02 प्लस में P02 आ जाएगा। ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। इसमें से पहले कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ये है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी y1, दैट विल बी इक्वल टू बेटा P1 डिवाइड बाई PS। अब आपको P1 की वैल्यू भी पता है और PS की वैल्यू भी पता है। अगर मैं ये यहां पे थोड़ा पुट करता हूं तो देखो क्या आंसर बनता है। y1 इक्वल टू P1 वाली जगह पे मैं लिख रहा हूं बेटा P01 इंटू x1, और नीचे यहां मैं लिख रहा हूं ये वाली वैल्यू जिसको P01 माइनस में P02 इंटू आपके बेटा x1 है प्लस में P02 है। अगर मैं इसको बेटा उल्टा कर देता हूं, देखो 1/y1 करूं तो ये ऊपर चला जाएगा P01 माइनस P02 इंटू x1 प्लस में P02 डिवाइडेड बाई ये बेटा P01 इंटू x1। अगर इसके दोनों फैक्टर अलग अलग कर दे तो 1/y1 क्या आएगा, देखो वो आएगा P01 P02 डिवाइड बाई P01, x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और प्लस में आ जाएगा आप लिखे तो ये P02 डिवाइड बाई P01, और इसके नीचे ये x1 है। अगर यहां से बेटा मैं 1/x1 कैलकुलेट करके लाऊं, ये इधर ले आता हूं मैं, तो ये आपके पास बन जाएगा। चलो एक स्टेप थोड़ा सा और लिखते हैं, थोड़ा सा इसको यहां से मैं हटाता हूं। अब देखिए बेटा यहां पे दिया आपके पास 1/y1 इक्वल टू P01 माइनस में P02 डिवाइड बाई P01 इन प्लस में वैल्यू आ रही है बेटा P02 डिवाइड बाई P01 इंटू 1/x1। तो आप देखिए यहां पे P02 बाई P01 इंटू 1/x1 इक्वल टू, अगर करें तो 1/y1 माइनस में ये आएगा बेटा P01 माइनस में P02 डिवाइड बाई P01, और इसको फर्दर अगर 1/x1 करें इक्वल टू
तो ये इसके नीचे आएगा, तो मैं यहां पे कह सकता हूं 1/y1 इंटू P01/P02, और ये माइनस माइनस बड़ा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो P02 माइनस में P01/P01, और इसके साथ भी ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी P01/P02, ये यहां पे कैंसिल हो गया, तो 1/x1 इक्वल टू आ रहा है 1/y1 इंटू बड़ा P01/P02, प्लस में ये क्वांटिटी आ रही है P02 माइनस P01 डिवाइड बाई P02। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जो आपसे इसने कहा है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 1/x1 वर्सेस 1/y1, 1/x1 ये बड़ा y वेरिएबल है और ये आपका x वेरिएबल है, तो यू विल ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। इस टाइप की लाइन आएगी बेटा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा और इसमें जो स्लोप बनेगा, अब देखिए स्लोप जो बन रहा है वो आ रहा है बेटा P01/P02, और ये जो इंटरसेप्ट बनेगा y एक्सेस पे ये आपका आ जाएगा बेटा P02 माइनस P01 डिवाइडेड बाई P02। तो अब ऑप्शंस देखेंगे, पीछे जाते हैं हम। अब फिर से देख लो कि स्लोप आ रहा है P01/P02 और इंटरसेप्ट आ रहा है P02 माइनस P01 डिवाइड बाई P0। ये पहला ऑप्शन ही बन गया बेटा। एक बार फिर से चेक कर लो, देखो P01/P02 स्लोप है, क्योंकि पहले आपसे स्लोप पूछा है इसने, स्लोप की वैल्यू है P01/P02, और इंटरसेप्ट आप फिर से चेक करो एक बार, वो क्या था P02 माइनस P01 डिवाइड बाई P02। तो ये पहले ऑप्शन में ही करेक्ट आंसर बन रहा है, तो इसका आंसर बेटा 1 हो गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये आपने सॉल्यूशन लेसन में पढ़ा होगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए और बी पूछा है हमें कि ए प्रोडक्ट क्या बनेगा और बी प्रोडक्ट क्या बनेगा जब रिएक्शन हो रही है। तो इसमें देखो कि ये क्या है, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन में आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, उसकी वजह से बॉन्ड नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन की गई है। ये कौन सा प्रोसेस होता है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर क्या बनता है कि ये जो हेलोबेंजीन है यहाँ से क्या बना देते हो आप, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर फिनोल। अब ये फिनोल बना, अब फिनोल में आप क्या डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डाल रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन किस में करता है, पैराबेंजोक्विनोन। ये आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शंस है। एनसीईआरटी में ये जो मेनली ये जो चैप्टर है इसमें ये पढ़ाया जाता है आपको, और ये बहुत ही इजी रिएक्शन है, क्योंकि डाउस प्रोसेस की वजह से यहाँ पर क्या बन गया, फिनोल। और इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हो तो इसमें क्या बन गया, पैराबेंजोक्विनोन। ये तो बार बार रिपीट होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ये क्या हो गया, सेकंड आंसर। एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा देखो, इंटरेस्टिंग बात देखो कि सॉल्यूशन लेसन से ही दूसरा क्वेश्चन और आ गया, राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आगे ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। मतलब आपको ये कह रहा है बेटा कि ये आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसको मैं बी ले रहा हूं उसकी मोल फ्रैक्शन 0.2 है, और आपको ये बता रखा है कि P0 माइनस PS 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है बेटा। P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपने ये पढ़ा है, देखो P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इक्वल टू बेटा XB होता है। अगर आपके सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो इस क्वांटिटी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होती है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन में उसकी मोल फ्रैक्शन। तो आप यहां पे देखो एक इक्वेशन बन रही है आपके पास, क्योंकि ये दे रखी है 10 मिलीमीटर, P0 को आप P0 रख लो बेटा, और इक्वल टू आपको दे रखी है 0.2। जो सॉल्यूट है उसकी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में दे रखी है 0.2। अब अगले पार्ट में ये क्या कर रहा है कि व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस पे अच्छे से फोकस करना। इसमें
आपको दूसरा सॉल्यूशन जो कहा है कि उसमें सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन बताओ अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20 mm ऑफ मर्करी हो। तो मान लो बेटा हमारे पास ये दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन मैं मान लेता हूं कि XB है जो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे और उससे फिर सॉल्वेंट की आ जाएगी। तो इसका जो लोअरिंग वेपर प्रेशर आपको बेटा 20 दे रखा है, मतलब इसी रिलेशन में P नोट माइनस PS वाली जगह पे 20, P नोट को P नोट रख लेंगे और सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन आप फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दूं तो आप देख रहे हैं कि यहां पे XB की वैल्यू बेटा 0.4 आती है। इसका मतलब ये दूसरा सॉल्यूशन जिसके वेपर प्रेशर में कमी 20 mm की आई उसमें सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0.4 है। अगर सोल्यूट की 0.4 है तो डेफिनेटली सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन बेटा 0.6 होगी। और यहां पे आपको क्योंकि सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पूछी है तो आप आंसर देंगे 0.6। तो इसका आंसर बेटा ये फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में 0.6 है। यहाँ पे बच्चों से ज्यादातर गलती ये होती है कि वो XB तो कैलकुलेट कर लेते हैं और जल्दबाजी में क्योंकि उनको 0.4 आंसर दिखता है तो इसी को टिक कर देते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना था। आपको पहले सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन बता रखी है लेकिन दूसरे सॉल्यूशन में इसने सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पूछी है। तो पहले सोल्यूट की निकाल लेंगे और फिर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, सर बता देंगे। तो बेटा इसमें बोला गया है कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें बोल रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, एल्कोहल एंड फिनोल, इसमें क्या हो रहा है कि जब ये बोल रहा है कि जब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपको पता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे तो उनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज्यादा। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उनमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा। किस वजह से, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, ज्यादा। उनकी वजह से क्या होता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि जब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल और फिनोल, इसमें बोल रहा है कि आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड सच एज ए ईथर और हेलोएल्केन। ये बोल रहा है कि एल्कोहल और फिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा होता है ईथर और एल्कोहल से। हाँ, तो इसमें आप बता सकते हो कि जो एल्कोहल है और फिनोल है उसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और सेकंड स्टेट में एल्कोहल और फिनोल होता है तो उनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ईथर और हेलोएल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये भी आपके एनसीईआरटी से ही एज इट इज आया हुआ है। तो बेटा अगला क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, इन द केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे रखा है, ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रेशन इज फास्टर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ज्यादा, 1 से ज्यादा। तो रिएक्शन किस में जाती है, रिएक्टेंट से किधर जाती है, प्रोडक्ट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी कब जाएगी, जब यहां पर क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का टेक क्या होगा, फास्ट होगा। तो रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है कार्बन पर, कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगी, जब अटैक फास्ट होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्शन की ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड स्टेट में बोल रहा है कि ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड है हमारे पास, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दे रखा है 2000। तो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, तो इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, ज्यादा है। कितना है, 1 से ज्यादा। तो रिएक्शन किस में जाएगी, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट कब होगा? ये क्या है? माइनस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ज्यादा डेवलप करेगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा? फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है? सही। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। वही बात है, दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। कब जाएगी? जब इनमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट हो। फर्स्ट में क्या है? स्टेरिक एंड्रेस कम है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है? दो हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कि माइनस आई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके केमिकल काइनेटिक्स से इसने लिया है, और आपको इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग सारे इस बात को समझते होंगे कि अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ दैट रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्पीड उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता बेटा। तो पहली बात तो देखो, इसने पहला ऑप्शन दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ये डिक्रीज कर रहा है, तो लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो रेट टाइम के साथ डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी और कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा बेटा। दूसरा कह रहा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो आपको पता है अगर रिएक्शन हो रही है तो ए प्रोडक्ट में बदल रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी, और इसने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है बेटा। तीसरा इसने दिया रेट वर्सेस टाइम। अब आप देख सकते हो कि रेट वर्सेस टाइम भी ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता बेटा, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होती है और कंसंट्रेशन चेंज होने से जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर सही कौन सा बचा? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये आएगा। ये कैसे आएगा? तो आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाय टी, और इसको अगर करें तो ये के टी इक्वल टू आता है बेटा ए नॉट माइनस में ए, और आप यहां पे ले ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस में ए नॉट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और इस लाइन का जो स्लोप आता है बेटा वो माइनस के बराबर आता है। चलो उसके बारे में तो इसने कुछ पूछा नहीं है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा आता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वाइट इजी क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स में से। चलो फिर इसी साइड में लिख देंगे ना एक बार, फिर इसको बीच में से डिलीट करा देंगे। ये 16 हो गया और 17 हो गया। चलो देखो बेटा ये क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 क्वेश्चन में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ये कहूंगा बेटा कि कोई रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर की है, जिसमें मान लो ए कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ होता है वो होता है रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर जीरो। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू बेटा के आता है। के आपको पता है रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट होता है एट गिवन टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन देखो, इसने कहा है कि रेट वर्सेस टाइम विल बी डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये तो सही नहीं है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट तो पूरे टाइम के दौरान कांस्टेंट रहता है। थर्ड ऑप्शन भी देखिए रेट वर्सेस टाइम, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, ये ऑप्शन भी चला गया। सेकंड ऑप्शन में देखो ये कह रहा है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आप देखिए बेटा ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को टाइम के साथ प्लॉट करें तो वो कांस्टेंट रहेगी। आपको पता है ये तो नहीं रह सकती, क्योंकि एक ही अमाउंट तो एक ही कंसंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज होगी। इस रिएक्शन का स्पीड, इस रिएक्शन की रेट जरूर
कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो सही ऑप्शन बेटा फोर्थ है। और फोर्थ क्यों है, तो इसको आपने पढ़ा है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू होता है A नॉट माइनस A डिवाइड बाय में T। A नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A है कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो यहां से आप देखो कि KT इक्वल टू आता है A नॉट माइनस में A, और यहां से अगर आप लेते हैं A इक्वल टू आएगा बेटा माइनस KT प्लस में A नॉट। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो माइनस K के बराबर आता है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। और केमिकल काइनेटिक्स का वेरी सिंपल क्वेश्चन ये आपसे इस टेस्ट में पूछा है। नेक्स्ट फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है सरकार की। 18 क्वेश्चन में हमें आइसोमर दिया गया है C10 और H14 का, और इसका हमें क्या बोला है कि ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट पूछा है। अब ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट पूछा है तो इसमें हमें कैसे पता लगाएगी ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है या रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो बेटा सबसे पहले तो हम ऑप्शंस पे देखें तो सभी में एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल जैसे ये एल्कीन है CH2 तो इसमें अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से, तो इसमें बनता है 2 एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता तो उसमें क्या होता, जहां H है वहां ऑक्सीजन आ जाता, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता, तो वहां पर क्या बनता एसिड। तो हमें पता लग गया सबसे पहले तो ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। फिर इसके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें जैसे डबल बॉन्ड हमने तोड़ा O और यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। जब इसका हम प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यहां से बनाना स्टार्ट करो इसको, जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन पर ग्रुप आ गया एल्डिहाइड, नेक्स्ट कार्बन 2 कार्बन है, फिर यहाँ पर कीटोन आ गया, फिर नेक्स्ट कार्बन CH2, फिर आप कॉल कर रहे थे एक ना, मिथाइल ग्रुप आ गया, थोड़ा सा रहता है, फिर नेक्स्ट कार्बन CH2 का ही रहता है। और यहाँ पर क्या आ गया, एक कीटोन ग्रुप आ गया, इसी में ही कर ले, और फिर एक आ गया एल्डिहाइड बीच में आ गया। ऐसा ऑप्शन हमें कहीं मिल रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन हमें कहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है ऐसा ऑप्शन। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट है यहाँ पर ये एल्डिहाइड, यहाँ पर भी एल्डिहाइड और यहाँ पर भी एल्डिहाइड और यहाँ पर एल्डिहाइड। तो इसको जैसे मिलान करो, इसको फिर बता देता हूँ एक बार। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट पे क्या बना एल्डिहाइड, फिर CH2, फिर यहाँ से क्या बना कीटोन, फिर CH2, फिर एक मिथाइल ब्रांच आ गई, फिर CH2, फिर कीटोन और फिर क्या बना लास्ट में एल्डिहाइड। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर हो गया, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ एल्डिहाइड हो गया, यह हो गया मिथाइल, तो इसमें फर्स्ट आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से, और ये भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से। तो इसको स्टार्ट करो, तो यहां से स्टार्ट करो, तो यहां बनाओ सबसे पहले एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर CH2 कितने 1 2 3 और 4 कार्बन, फिर यहां पर क्या आ गया एक कीटोन ग्रुप आ गया, फिर एक CH2, फिर और यहां पर भी एक कीटोन ग्रुप आ गया। तो यहां पर ये क्या बना, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया CH4 और ये फोर्थ, यानी कि बी में क्या आ गया फोर्थ, और ए में क्या है थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में भी बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन और ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन। तो इसको हम स्टार्ट करें, इसको स्टार्ट हम यहां से करें, जैसे ये बन गया एल्डिहाइड, फिर नेक्स्ट पे क्या बन गया एक कार्बन है और एक मिथाइल, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो गया CH2 कितने हैं 3, फिर हो गया कीटोन और फिर आ गया एक एल्डिहाइड ग्रुप। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड कीटोन 2 कार्बन, तो सी में आ गया फर्स्ट। अब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करो, वही रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो ऑक्सीजन से, और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा ऑक्सीजन से।
तो इसमें जब आप स्टार्ट करोगे यहां से, तो ये बन गया कीटोन, फिर बन गया, तो यहां से इसको स्टार्ट करो तो ये बन गया कीटोन, फिर आगे जाओगे तो भी कीटोन ग्रुप बनेगा, फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन है। फिर नेक्स्ट पे जाओ तो यहाँ पर भी क्या बना, एक कीटोन ग्रुप बना, फिर CH2, फिर CH2। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें? तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें सेकंड में। देखो ये एल्डिहाइड हो गया, पास में कीटोन हो गया, फिर 4 कार्बन हो गई। ये उल्टा है, इसमें इधर से देखो ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया, 4 कार्बन, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड ग्रुप। डी में आ गया 4th और एम में क्या आ गया 3rd। तो इसको अब आप मिलान कर लो, तो एम में आ गया 3rd, एम में 3rd है, फिर बी में 4th है, बी में 4th, और सी में 1st आ गया, और डी में 2nd। तो इसका फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हमें पता कैसे लगा कि यहाँ पर सभी के सभी कैसे ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप किस में बनता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में। जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से, तो एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट होता है। अगर ऑक्सीडेटिव होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ऑक्सीजन का इंसर्जन, यानी कि ऑक्सीडेशन में कौन सा ग्रुप होता है, एसिड। तो हमें वहां से आइडिया लगा कि ये कौन सा ओजोनोलाइसिस है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। फिर सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए ऑक्सीजन से, और जब इनको हमने सोल्व किया तो ये फर्स्ट आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का। चलो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स में से दिया है, और इसने कहा है कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन और टेम्परेचर दे रखे हैं, और आपसे पूछा है कि वो रिएक्शन, इसके बेस पे नीचे पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो आपको ही पता होगा कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, और जो डेल्टा एच है बेटा वो होती है, सॉरी, यानी किसी रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है दैट इज डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, और डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस। अब आप देखें इसमें वैल्यू पुट करके आपको पहले ऑप्शन में कहा है ए में कि डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है बेटा और ये डेल्टा एस नेगेटिव है, तो आपको पता है डेल्टा एच पॉजिटिव और ये टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव आ जाएगी, और ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिएक्शन या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसने नॉन स्पॉन्टेनियस कहा है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो डेल्टा एच नेगेटिव हो, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को ये दोनों फैक्टर अपोज करेंगे, और ऐसी रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी ये तो बात सही है, लेकिन आपसे सही बात नहीं पूछी इसने गलत पूछा है। तो अगले में देखो आप, अगले ऑप्शन को मैं यहीं पे ही बी ऑप्शन को चेक करते हैं हम, और आपको ये कह रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये माइनस इनटू प्लस। तो आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये बड़ा नेगेटिव आएगी, और साथ में कह रहा है कि टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी डेल्टा एस की वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम होगी और डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगी। और डेल्टा जी पॉजिटिव आना रिएक्शन के लिए, यानी वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। लेकिन ये तो कह रहा है स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी इनकरेक्ट है। यानी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ये फैक्टर प्रोसेस को अपोज करेगा, ये फेवर करेगा, लेकिन फेवरिंग फैक्टर कम होगा, इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी। इसका मतलब बी इनकरेक्ट है। लेकिन आपको और भी चेक करना पड़ेगा भी सी क्या है। तो सी को देखते हैं हम। सी को अगर देखें बेटा हम, तो सी में कह रहा है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नहीं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया है। और आपको कह रहा है कि टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर पे टी डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी, ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगी। और डेल्टा जी नेगेटिव होना
प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा बेटा। तो इसका मतलब ये तो इसको कह रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें आप देखो कि बी एंड सी इनकरेक्ट है, आंसर फोर्थ बनेगा। लेकिन चौथा और देख लेते हैं हम, डी ऑप्शन को भी, ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए डी ऑप्शन को और देखिए आप, डी में आपको क्या दे रखा है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप देखिए ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और एनी टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव आएगी, और डेल्टा जी नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब ये बात सही है, और आपने सही बात नहीं सिलेक्ट करनी, जो गलत है वो सिलेक्ट करना है। तो बी एंड सी ऑप्शन इसके गलत है, तो इसका मतलब हुआ कि आंसर आपका फोर्थ बन जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बेस पे आपको रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी से रिलेट किया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिलेट करके क्वेश्चन दिया है। और आपने डी ब्लॉक में, डी एंड एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स वाले लेसन में ये पढ़ा है कि अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन आप किसी एल्कली के साथ कराओ, जैसे केवच के साथ कराओ, तो यहां पे बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाता है, पोटेशियम क्रोमेट यहां पे बन जाएगा बेटा। और अगर उस पोटेशियम क्रोमेट की वापिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दे, तो सामने आपको याद रखना है कि वापिस पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है और पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में वाटर बनेगा। इसने वाटर यहां पे ही लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए आपका पोटेशियम क्रोमेट है, K2CrO4 है, और बी वापिस पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, तो आंसर इसमें सेकंड बन जाएगा बेटा, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पता है सॉल्यूशन में अगर डाइक्रोमेट आयन हो तो वो डाइक्रोमेट आयन वाटर के साथ ऐसे बेटा क्रोमेट आयन और H पॉजिटिव आयन बनाते हैं भाई। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप मीडियम को एल्केलाइन करते हैं तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होने से ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आर्च में शिफ्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में बदल जाते हैं। मतलब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में बदल जाएगा। लेकिन अगर मीडियम को वापस एसिडिक कर दे, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे, तो इक्विलिब्रियम वापस बैकवर्ड आर्च में शिफ्ट हो जाता है और आपके क्रोमेट आयन वापस डाइक्रोमेट आयन में बदल जाते हैं। इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट KH के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा, और पोटेशियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वापस पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेगा। तो सही करेक्ट आंसर इसका बेटा सेकंड है। आगे क्वेश्चन आपको ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आगे है बेटा, जिसमें आपको आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में देना है। आपको कहा है कि 0.1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन 10% हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबस्टन प्रोड्यूस इतने ग्राम वाटर। मतलब आपके पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया इसने, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसने जलाया, तो जलने से जो वाटर बना उसका मास दे रखा है। ये भी बता रखा है कि इसके 0.01 मोल से ये बेटा 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है। तो अगर मैं इसको 1 मोल लूं, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड ले, तो ये 0.9 डिवाइड बाई 0.01, तो मैं कहूंगा बेटा ये 90 ग्राम वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा 90 ग्राम। अब वाटर के जो मोल होंगे बेटा वो आ जाएंगे 90/18, यानी 5 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1 मोल से 5 मोल वाटर बनता है, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड से 5 मोल वाटर बनता है, और उस 5 मोल वाटर में हाइड्रोजन के मोल 10 मोल हो जाएंगे बेटा, क्योंकि वाटर का आप फॉर्मूला देखो, वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो वाटर के 1 मोल में हाइड्रोजन एटम के 2 मोल होंगे। तो अगर वाटर 5 मोल है तो हाइड्रोजन एटम के 5 मोल हो जाएंगे, और इस हाइड्रोजन का जो मास है बेटा वो मैं कहूंगा 10 मोल, हाइड्रोजन का मास 10 ग्राम ही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम ही है। तो आप देख सकते हो कि इस कंपाउंड के 1 मोल में 10 ग्राम हाइड्रोजन है। अब आपको आगे कह रहा है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज 10% है,
तो आप देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज 10% है, हाइड्रोजन का मास भी 10% है, मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है इनटू 100। तो आप देख सकते हो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 100 ही आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम पर मोल आ गया। एक बार मैं 1 मिनट के लिए रिपीट करता हूं, 0.01 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, वाटर बना 0.9 ग्राम। तो 0.01 मोल से 0.9 ग्राम है, तो 1 मोल से बेटा 90 ग्राम वाटर बनेगा। 90 ग्राम वाटर के मोल 5 मोल हो जाएंगे, और 5 मोल अगर वाटर है तो हाइड्रोजन के मोल 10 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन का जो मास आएगा बेटा वो 10 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो 10 मोल हाइड्रोजन का मास 10 ग्राम, और कंपाउंड में हाइड्रोजन की परसेंटेज 10% दे रखी है। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, परसेंटेज 10%, मास ऑफ हाइड्रोजन भी 10, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, तो वो 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन दिया है एनटीए ने, थर्मोडायनेमिक्स में से एक और क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। अब देखिए कि सॉल्यूशन में से 2 क्वेश्चन आए हैं, आपके थर्मोडायनेमिक्स में से 2 आए हैं, इक्विलिब्रियम में से 2 आए हैं, एक पीएच का क्वेश्चन आया था और एक आपको केपी के रिलेशन को रिलेट करना आया था। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया बेटा, आपको कह रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 वो आपको बेटा कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द गिवन डेटा। और डेटा में आपको देखो क्या क्या दे रखा है कि अगर mx सॉलिड है, उसको अगर हम गर्म करके उसके आयन अलग अलग करें तो ये वैल्यू है 800 किलोजूल पर मोल। अगर मेटल को वेपराइज करें तो 100 किलोजूल पर मोल। मेटल को अगर उसको आयनाइज करें तो बेटा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है। ये थोड़ा सा एक बेटा करेक्शन है यहाँ पे, ये x है, x एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, x नेगेटिव आयन बनता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखी है। और फिर मेटल की अगर हैलोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो बेटा आपको ये कंपाउंड दे रखा है। तो एक बात यहां पे देखो, अगर हम इस M की रिएक्शन हाफ मोल ऑफ H2 गैस के साथ कराते हैं तो बेटा ये MX एक सॉलिड कंपाउंड बन रहा है, और यहां जो हीट इवोल होती है उसे आप इस कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो इस कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको -400 किलोजूल पर मोल दे रखी है बेटा, ये दे रखी है -400 किलोजूल पर मोल। अब आपने एक बॉन हैबर साइकिल पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, उसको भी चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये जो मेटल और ये हैलोजन या कोई भी एलिमेंट जो है बेटा इसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहा है, आयनिक कंपाउंड, तो ओवरऑल जो हीट इवोल हो रही है वो दे रखी है आपको 400 किलोजूल पर मोल। तो आपको पता है इस कंपाउंड के बनने के जो स्टेप्स होंगे, इसमें यह है कि पहले मेटल अपनी सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाएगा, और सॉलिड को गैसियस स्टेट में जाने के लिए कितनी हीट चाहिए वो यहां दे रखी है बेटा। मतलब इस स्टेप की जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है वो आपको बता रखी है 100 किलोजूल पर मोल। अब देखो ये मेटल जो है वो आयनाइज होगा, मेटल एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयन बनाएगा, और मेटल को आयनाइज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी आपको 500 किलोजूल पर मोल दे रखी है बेटा। साथ में आप देखें कि यहां पे इस हैलोजन को ब्रेक होकर के बेटा हैलोजन एटम बनाना पड़ेगा, और यहां जो एनर्जी लगेगी उसको मैं कहूंगा ये बॉन्ड एंथैल्पी होगी बेटा। लेकिन क्योंकि हाफ मोल ऑफ हैलोजन है तो यहां जो एनर्जी लगेगी वो इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का आधा होगा, क्योंकि अगर 1 मोल H2 को आप ब्रेक करके 2x में बदलते तो एनर्जी लगती बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर। लेकिन क्योंकि हाफ मोल हाइड्रोजन है, सॉरी हाफ मोल हैलोजन है, तो उसको डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगेगी वो इस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का हाफ होगा। अब ये जो हैलोजन एटम है बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हैलाइड आयन बनाएगा, और इस स्टेप में हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन लेकर के जब हैलाइड आयन बनाता है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो -300 किलोजूल पर मोल दे रखी है बेटा। और लास्ट में ये आयन अब आपस में पैक होकर के
ये mx बनाएंगे। तो आप देख सकते हो अगर ये कैटायन और एनायन पैक होकर के mx बनाते हैं तो बड़ा जो हीट इवोल होगी, लेकिन इसने तो आपको ये दिया है कि mx को अगर ब्रेक करें हम तो इतनी हीट ऑब्जॉर्ब होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस स्टेप में जो एंथैल्पी चेंज है वो -800 होगा। ये बात अच्छे से देखना। अगर ये जो कंपाउंड दे रखा आपको mx, इसको अगर डिसोसिएट करते हैं तो बड़ा इतनी एनर्जी देनी पड़ती है हमें। लेकिन अगर ये कैटायन और एनायन पैक होकर के mx बनाएंगे तो इतनी हीट 800 किलोजूल हीट इवोल होगी। अब आपको पता है ये कंपाउंड चाहे एक स्टेप में बने चाहे इन सारे स्टेप के थ्रू बने, टोटल एंथैल्पी चेंज तो इतनी ही आएगी। यानी मैं अब फैसला लगा रहा हूं बेटा। तो थोड़ा अगला पेज देखते हैं हम। मैं यहां पे ये कहूंगा कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mx है आपका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mx वो आएगी बेटा, एक तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आपका मेटल प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ मेटल प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ x2 प्लस आएगी बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ x और प्लस आएगी बेटा लैटिस एंथैल्पी ऑफ जो mx आपका। और ये वैल्यू देखो, अब फिर से वैल्यू पीछे जाकर देखते हैं हम। आपको दे रखी है कि ओवरऑल जो एंथैल्पी चेंज हुई है वो है -400 और मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है बेटा आपको, यानी ये तो है -400। ये दे रखी है आपको 150। मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी 500 दे रखी है, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी। अगला स्टेप आपको पता है ये हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो आपको कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये -300 दे रखी है आपको और ये लैटिस एंथैल्पी बेटा आपको -800 दे रखी है। तो अब आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं ये हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैलकुलेट करता हूं तो ये -400, ये देखो बेटा -650 हो जाएगा, इस साइड में लेके आ रहा हूं मैं, और ये +1100 हो जाएगा। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ x2 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो कितना बन गया 1050 माइनस में 1100, ये हाफ है यहाँ पे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो आएगी बेटा x2 की, वो आप देख सकते हो ये प्लस था साइन बेटा, तो +50 इंटू 2 आ जाएगा, तो आंसर बन गया बेटा 100 किलोजूल पर मोल। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी x2 की निकालनी थी, जो आंसर आ गया बेटा आपका 100 किलोजूल पर मोल। तो बॉन हैबर साइकिल से कई सालों बाद कोई क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन दिया है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोल कंसेप्ट से रिलेटेड और लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया बेटा। आपको ये कह रहा है कि 81 ग्राम एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा वो नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है बेटा। और एटॉमिक मासेज आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये बेटा एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आप देखिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो कंपाउंड बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें तो ऑक्सीजन एटम को इवन नंबर में लाने के लिए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एल्यूमिनियम एटम 4 आ जाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3O2 आ जाएगी, जिससे हमें ये पता लगता है कि 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है बेटा। यानी 4 मोल एल्यूमिनियम और 3 मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 मोल बनते हैं। अब आपको दे क्या रखा है, देखो आपको दे रखा है 81 ग्राम एल्यूमिनियम, तो मैं एल्यूमिनियम के मोल पहले अलग से कैलकुलेट करूं तो 81/27 मतलब आपको बड़ा 3 मोल एल्यूमिनियम दे रखा है। एल्यूमिनियम दे रखा है 81 ग्राम, जिसके मोल बन जाएंगे 3 मोल। आपको ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन बड़ा 128, लेकिन मैं O2 का मॉलिक्यूलर मास लेता हूं तो 32 आएगा,
मैं कहूंगा ये 4 मोल दे रखी है बेटा, आपको 4 मोल ऑक्सीजन दे रखी है। पहली बात तो ये देखो, 4 मोल एल्यूमिनियम को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन 3 मोल ही चाहिए, तो 3 मोल एल्यूमिनियम को रिएक्ट करने के लिए तो ऑक्सीजन 3 से भी कम चाहिए, लेकिन ये 4 दे रखी है। इसका मतलब ऑक्सीजन तो बड़ा एक्सेस में है, और आपका लिमिटिंग रिएजेंट आपका जो LR है वो इस केस में एल्यूमिनियम बन गया है। एल्यूमिनियम यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब आप देखिए कि 4 मोल एल्यूमिनियम से 2 मोल एल्यूमिनियम बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, तो 3 मोल एल्यूमिनियम से इसके बेटा 1.5 मोल बनेंगे, क्योंकि 4 से 2 बनते हैं, आधे बनते हैं, तो 3 से इसका आधा करोगे 1.5 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और 1.5 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको मास निकालना है ग्राम में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास देख लो आप, तो 27 इंटू 2 54, 16 इंटू 3 48, ये बड़ा 102 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये 102 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आप देख सकते हो ये मेरे हिसाब से 250 नहीं 153 आ जाएगा। इसका आंसर बन जाएगा 102। चलो आप कैलकुलेशन थोड़ी कर लो, चाहे यहां पे डिवाइड बाय 10 कर लो, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 51, तो 153 ग्राम। तो नियरेस्ट इंटीजर में कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इंटीजर में ही आ रहा आंसर, तो आंसर आएगा बेटा 153 ग्राम। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें मॉल कंसेप्ट भी आपका अप्लाई हो रहा है और साथ में लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सर कराएंगे। तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, हमें रिएक्शन दी गई है। ये बोल रहा है कि जब हम इसकी रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करवा दें, तो ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये बार बार हम वैसे ही पढ़ते रहते हैं, तो इसका जो डाइजेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर जब फिनोल में बेस है NaOH और डाइल्यूट HCl है, तो ये क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा, और इसके पैरा से क्या निकलेगा H, और ये क्या बन जाएगा, कपलिंग रिएक्शन होगी। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि ये बन गया OCH2CH3, और यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट डाइजोटाइजेशन करवाया, और यहाँ पर जब फिनोल के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन, इसके पैरा से H निकलेगा, और यहाँ पर कपलिंग प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, ये बनेगा कि यहाँ पर N डबल बॉन्ड N फिनोल, और पैरा पर OCH2CH3। अब इसकी रिएक्शन करवाई हमने, आगे बेस के साथ यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्टिव H, तो यहाँ पर बनेगा हमारा O नेगेटिव Na प्लस। अब ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्शन आगे करवा रखी है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। जब इसकी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, जब इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है इसमें, तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड N, और ये हो गया फिनोल, और यहाँ पर आ गया OCH2CH3, और ये कंटिन्यू चल ही रहा था, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर बेंजीन, और यहाँ पर OCH2CH3। अब यहाँ पर ये जो दोबारा करेंगे, ये वाला पार्ट दोबारा पूरा कर देंगे नेक्स्ट पेज में, इसी को दोबारा आप हटवा देंगे, इसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में ऐसा क्वेश्चन है, इसको दोबारा ही कर लेते हैं। हाँ कर लो नहीं, हटवा देंगे। बेटा हमें रिएक्शन दी गई है, इसमें जब इसकी रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करवाई जाएगी तो ये क्या करता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ये एमीन चैप्टर की एनसीईआरटी की। थोड़ा सा इतना, ये जो अमाइन ग्रुप है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, तो इसकी डाई एजोटाइजेशन हो जाएगी। डाइजोनियम सॉल्ट के साथ नहीं करवा रहे रिएक्शन अपन, डाई एजोटाइजेशन करवा रहे हैं।
ये प्राइमरी एमीन है, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो डाइज़ोनियम सॉल्ट बना लेगा। हाँ सर हमारे रीटेक ज्यादा है। कोई बात। 24 क्वेश्चन, इसमें जो हमें रिएक्शन दी गई है इसमें हमें पूछा है ए बी और सी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है और उसमें बोला है कि कितने sp3 एटम्स होंगे, कार्बन एटम होंगे। जो मेजर प्रोडक्ट है जो सी बनेगा उसमें हमें sp3 कार्बन के नंबर पूछे हैं। तो हम इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। जब ये बोल रखा है कि ये कोई ग्रुप है, ये 1 डिग्री एमीन है, येलो वाला इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो NaNO2 और HCl के साथ, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये क्या कर देगा, इसका डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बना N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव और ये OCH2 CH3। फिर हमें दे रखा है कि जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, फिनोल, इसमें क्या है बेस और डाइल्यूट H। तो ये क्या करता है, फिनोल के साथ फर्दर रिएक्शन करके क्या करता है, कपलिंग रिएक्शन करेगा। तो फिनोल के पैरा से H निकलेगा और यहां पर क्या बनेगा, कपलिंग प्रोडक्ट। ये बना OCH2 CH3। फिर इसकी रिएक्शन करवाई नेक्स्ट स्टेप में बेस के साथ। यहां पर बेस क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, यहां से H उठा लेगा तो यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट बना इसमें क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2, क्योंकि आगे आपको क्या दे रखा है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब इसकी रिएक्शन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ होगी तो ये SN2 रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हेलोजन को निकालेगा। तो इसमें जब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा OCH2 CH3 और यहां पर N डबल बॉन्ड N और ये बनेगा OCH2 CH3। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें sp3 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। तो एक तो ये हो गया इसमें और एक ये हो गया। तो इसमें सभी का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्यों, इसमें चार सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें sp3 कार्बन कितने हो गए, 4। आपको फाइनल प्रोडक्ट में पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो इसमें कितने कार्बन है, 4। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 कार्बन इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की रिएक्शन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कोई कंपाउंड है X, वो 2 मोल हाइड्रोजन एंड X डैश दे रखा है आपको, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ये KMnO4 एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये किसकी तरह सेम दे रखी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बताते हैं कि KMnO4 क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह ही बिहेवियर करता है। फिर इसमें बोला है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछिए, इसमें कंपाउंड में X कंपाउंड क्या होगा। तो आप देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कोई एल्कीन है, अगर इसका हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो जहां हाइड्रोजन है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का इंसर्जन होगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिड। क्या बनता है, एसिड। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। और ऑक्सीडेटिव जो ओजोनोलाइसिस होता है, ओजोनोलाइसिस क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को भी डिटरमाइन करता है। तो जैसे ये एसिडिक ग्रुप है, ये भी एसिडिक ग्रुप है और ये क्या है, कीटोन। तो जब इसका आप फाइनल रिजल्ट देखोगे, इसको हम करते हैं, तो इसको यहां से देखो, यहां पर ये बन गया CH3 C, यहां पर डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या है, कोई एसिडिक ग्रुप होगा।
तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है और उसके साथ क्या है H, तभी उनका ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है एसिड। तो यहां पर ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब ये ग्रुप कहां से आया, ये यहां से आया, क्योंकि यहां पर भी कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा और उस मल्टीपल बॉन्ड के साथ क्या होंगे H, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक कर कर जहां H होता है वहां पर क्या करता है ऑक्सीडेशन। अब यहां पर क्या है कीटोन ग्रुप और यहां पर भी क्या है एक एसीटोन दे रखा है, तो यहां पर भी कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा, कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड होगा। क्योंकि इनको जब आप ब्रेक करोगे तो यहां पर कोई H नहीं है तो इनका एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर आपको मिला एक तो एसीटोन, दो क्या मिले एसिड। तो इसमें आपको पूछा है कि इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, तो यहां पर 3, 1 4, 5 6 7 8, 3 11 और 3 14, 15 17 18 19 20 21 22 23 24 और 3 27। जो आपका एक्स कंपाउंड है उसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है 27। तो ये क्वेश्चन भी कोई ज्यादा नहीं था, क्योंकि हम पढ़ाते हैं कि जो केमनोफोर एसिडिक मीडियम है वो क्या करता है ऑक्सीडेशन किस तरह ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेटिव जो ओजोनोलाइसिस होगा वो सेम यही काम करता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि सर हम मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और जहां H होते हैं वहां पर क्या बनाते हैं हम एसिडिक ग्रुप। तो इसमें हमें 2 एसिडिक ग्रुप है, इसका मतलब 2 ऐसे बॉन्ड होंगे, वहां पर क्या होंगे 2 H, जबकि यहां पर क्या एक एसीटोन ग्रुप है तो यहां पर कोई ना कोई H नहीं होगा, तभी इसमें मल्टीपल बॉन्ड का सिर्फ ब्रेक होगा। तो ये क्वेश्चन भी इजी था। इसमें बोल रहा है कि जो एक्स कंपाउंड है उसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट है 27 और 2 मोल हाइड्रोजन यूज हुआ है, इसका मतलब 2 ही मल्टीपल बॉन्ड है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये क्या है हाइड्रोजिनेशन। तो ये क्वेश्चन एक्स इसमें कंपाउंड बना और इसमें 27 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है।